हेलो एवरीवन, आई एम पवन कुमार। आज का टॉपिक है हमारे पास मिडिवल हिस्ट्री। वेलकम यू ऑल एट इंडोलॉगस। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द गुरुमुखी स्क्रिप्ट वाज क्रिएटेड इन द 16th सेंचुरी सीई बाय द सेकंड सिख गुरु। तो जो दूसरे आपके सिख गुरु थे उन्हीं के द्वारा गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की गई थी 16वीं शताब्दी में। इनका नाम था गुरु अंगद। बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, वही सारी जानकारी जो मैंने बताया भी आपको। 16वीं शताब्दी की बात है। दूसरे सिख गुरु थे गुरु अंगद जी। उन्होंने 1539 से 1552 तक का उनका लाइफ स्पैन के बारे में बताया गया है, और गुरु नानक जी के वो सक्सेसर थे। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब, जिसको हम लोग आदि ग्रंथ के रूप में भी जानते हैं, इसको स्क्रिप्ट किया था, लिखा था। ठीक है, यहाँ पे कुछ हमारे जितने सिख गुरु हैं 10, उनके बारे में जानकारी दी गई है, उन्होंने कौन कौन सी इनिशिएटिव लिए थे। सबसे पहले गुरु नानक जी की बात करते हैं। इनका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है 1469 से लेकर के 1539। सिखिज्म की शुरुआत इन्होंने करी थी, और इन्होंने लंगर की शुरुआत भी करी थी, जिसको आज हम लोग कॉमन किचन के रूप में जानते हैं। और जितने भी गुरुद्वारे हैं जनरली वहाँ पे हमें ये सुविधा देखने के लिए मिलती है। गुरु अंगद जी की बात करते हैं तो इनको अभी हमने क्वेश्चन देखा ही है, गुरुमुखी स्क्रिप्ट की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। गुरु अमरदास जी, इन्होंने आपके जो आपके एक तरह से मेल प्रीचर होते हैं और फीमेल प्रीचर होते हैं, सिख प्रीचर, उनकी शुरुआत करी थी, जिनको मांझी और पीरी कहा जाता था। ठीक है, गुरु रामदास जी के बारे में देखिए, इन्होंने अमृतसर सिटी की फाउंडेशन स्टोन रखी थी। इसके अलावा गुरु अर्जन देव जी जो हैं, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल करने का काम किया था, और गोल्डन टेम्पल की फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखी थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जहांगीर के ये समकालीन थे गुरु अर्जन देव जी। गुरु हरगोविंद सिंह जी के बारे में देखिए, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी थी। गुरु हरराय जी के बारे में देखिए, इन्होंने दारा सिखों को शरण दी थी अपने अंडर। इसके अलावा गुरु हरकिशन जी के बारे में देखते हैं, ये यंगेस्ट थे जितने भी आपके सिख गुरु हुए, उनमें सबसे कम उम्र थी इनकी, और औरंगजेब के कोर्ट में इनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु तेग बहादुर जी के बारे में अगर हम देखते हैं तो इन्होंने आनंदपुर साहिब जो शहर है उसकी स्थापना करी थी। और हमारे पास सेकंड जो हमारे लास्ट गुरु आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने खालसा की स्थापना करी थी, और यही हमारे ह्यूमन फॉर्म में लास्ट गुरु थे। इसके बाद इन्होंने नियम बना दिया था कि ह्यूमन फॉर्म में अब कोई भी गुरु आगे नॉमिनेट नहीं होगा, हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु मानेंगे और उसी को फॉलो करेंगे, जिसको हम लोग आदि ग्रंथ के रूप में भी जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी देयर वाज अ फाइट फॉर सक्सेशन बिटवीन। तो किन के बीच में ये उत्तराधिकारी की लड़ाई हुई थी? करेक्ट आंसर है आपका राजा राम और संभाजी के बीच में, क्योंकि ये दोनों ही पुत्र थे शिवाजी के। संभाजी बड़े पुत्र थे, राजा राम छोटे थे। बी आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए मराठा एम्पायर की बात चल रही है। मराठा कॉन्फेडरेसी साउथ वेस्ट, यानी कि हमारा भी वर्तमान में महाराष्ट्र का एरिया देखते हैं, तो वहाँ पे इनका ये रूल था पूरी तरह से। 1674 से लेकर के 1818 तक उन्होंने यहाँ पे रूल किया। शिवाजी के टाइम में इस साम्राज्य की स्थापना रखी गई थी, मराठा एम्पायर के रूप में इसको हम जानते हैं। पेशवाओं का टाइम जब आया था उस समय एक्सपेंडेड ग्रेटली, तो बड़े पैमाने पर एक्सपेंड करने का काम किया गया था पेशवाओं के टाइम पर। मौर्स, घाटागाज, निबालकर्स, ये कुछ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मराठा फैमिली हैं जो आज भी हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो गई थी, जिसके बाद उनके पुत्र थे संभाजी, जो कि उनके एल्डेस्ट सन थे शिवाजी के। वो उत्तराधिकारी के लिए सक्सेसर के रूप में थे, लेकिन उनके कंपिटिटर थे उन्हीं के छोटे भाई राजा राम जी। ठीक है, सक्सेशन की फाइट के बाद अगर आप देखते हो तो संभाजी शिवाजी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे आते हैं, लेकिन उनको मुगलों के द्वारा हटा दिया जाता है एक टाइम पीरियड के बाद, और ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज ब्रदर राजा राम फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिलसिला यूज्ड इन सूफिज्म। तो सूफीवाद के अंदर आपका सिलसिला शब्द जो है उसका संबंध किससे है? पीर और मुरीद। ठीक है, एक चेन होती है गुरु की और उनके शिष्यों की, उसी चेन को बोलते हैं सिलसिला सूफीवाद के अंदर। वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ठीक है, देखो चेन के बारे में बताता है ये, कंटिन्यूस लिंक होता है ये बिटवीन मास्टर एंड द डिसिपल। वर्ड सिलसिला ये सूफी संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट देख सकते हो, सिलसिला जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा भारत के अंदर। सोहरावर्दी सिलसिला की शुरुआत की गई थी आपका शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। ठीक है, ये दो तरह के सिलसिला हैं और अलग अलग दोनों की फील्ड होंगे, वहाँ पे शुरुआत किसने कैसे करी मेंशन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। तो अजमेर के जो चौहान थे उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा दिया थी यहाँ से। ठीक, तो करेक्ट आंसर हो गया आपके पास ए।
यहाँ आप देखोगे तोमर डायनेस्टी के बारे में, जो कि रूल किया करती थी प्रेजेंट डे दिल्ली और हरियाणा के जो रीजन था इसमें 9 से लेकर 12 सेंचुरी के बीच में, जिनको मिड 12 सेंचुरी में हरा दिया था अजमेर के चौहानों ने, और वहाँ से अपनी जो राजधानी है हटा करके चेंज कर दी थी उन्होंने दौलताबाद की तरफ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे तोमर डायनेस्टी के बारे में बताया गया है। रूल किया इन्होंने 18 से 12वीं शताब्दी के बीच में। उनका जो किंगडम था वो एक्सपेंड किया प्रेजेंट डे दिल्ली और हरियाणा के एरिया के अंदर। अनंगपुर वाज द कैपिटल। 14वीं शताब्दी में देखेंगे तो तोमर डायनेस्टी ने आपका मॉडर्न डे दिल्ली जो है उसको बनाया था, हरियाणा रीजन का जो एरिया है उसको भी डेवलप किया था। द सिटी वाज फोर्टिफाइड बाय अ वॉल, जिसको हम लोग बोलते थे लाल कोट, ठीक है, और इसको बनाने का काम किया था अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल जो थे ये लास्ट किंग थे इस डायनेस्टी के, और उनके बाद जो ये जो सत्ता है इसको संभालने का काम किया था पृथ्वीराज चौहान ने। इनको तो हर कोई जानता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय शेर शाह सूरी वाज कॉल्ड। तो इसको रुपया बोला जाता था, भी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखिए शेर शाह सूरी वाज द फाउंडर ऑफ सूरी डायनेस्टी। तो सूरी डायनेस्टी की शुरुआत इन्होंने करी थी, सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था जिसको रुपया बोलते थे। शेर शाह सूरी ही थे जिन्होंने रुपया कॉइन चलाया, और उसका एक वेट जो है वो मेंशन किया था, और वो ये था आपका 178 ग्रेन। ठीक है, ये जो कॉइन है वही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हैं। देखो 178 ग्रेन का है ये। और चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हरा दिया था। फिर कन्नौज का युद्ध भी हुआ था 1540 में, जिसमें उन्होंने हुमायूं को हरा करके दिल्ली की गद्दी पे एक तरह से अपना शासन स्थापित किया था। जीटी रोड की स्थापना करी थी कलकत्ता से पेशावर, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। इतना लंबा रोड इन्होंने बनाया था। शेर शाह सूरी के बारे में आप और क्या जान सकते हो? मुझे जितना पॉइंट याद आ रहा है मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे शेर शाह का जन्म हुआ था आपका हरियाणा में, 1540 से 1545 तक उसने शासन किया था, ठीक है, दिल्ली के ऊपर। और 1540 में ही बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसके बाद उसने दिल्ली की गद्दी पर अपना शासन स्थापित किया। कालिंजर का युद्ध हुआ था 1545 में, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उक्का नामक एक अग्नि चलाने का मतलब गोला चलाने वाला अस्त्र था, वो चला रहा था और वो वहीं पे फट गया, वो मर गया। फिर उसका उत्तराधिकारी हो गया था इस्लाम शाह। इसके अलावा रोहतासगढ़ किला हो गया, किला एक कोहना मस्जिद हो गई। इन सब का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह ने ही करवाया था। भूमि की माप के लिए उसने 32 अंक वाला एक सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग भी किया था। लगान में उसने जो उपज का 1/3 भाग वो टैक्स के रूप में लिया करता था। चांदी का सिक्का जैसे हमने यहाँ पे देखा 178 ग्रेन का था। एक तांबे का सिक्का भी चलाया था जो कि 380 ग्रेन का था। ठीक है, कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत भी आपकी शेर शाह सूरी ने ही करी थी। 1541 में आप जाओगे तो पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया था शेर शाह सूरी ने ही। डाक प्रथा का प्रचलन भी शेर शाह के द्वारा किया गया है। और क्या याद आ रहा है मेरे को अभी, जैसे आप देख सकते हो शेर शाह की शिक्षा प्राप्ति का जो स्थल है, ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद यूपी पीसीएस के अंदर। तो जौनपुर में उसने अपनी शिक्षा पूरी प्राप्त की थी और वो एक उच्च शिक्षित व्यक्ति भी था। हजरत आला की उपाधि भी शेर शाह सूरी की है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तांबे और चांदी के जो उसके सिक्के हैं उनका रेशियो क्या होता है? तो वो 64 तांबे का रेशियो है और 1 जो है चांदी का रेशियो है। और जो इसने चांदी का सिक्का चलाया इसको तो रुपया बोलते ही हम लोग। दिल्ली में पुराना किला जो है उसकी स्थापना भी आपके शेर शाह सूरी ने ही करी थी। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट पूरे फैक्ट जो थे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको शेर शाह के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, विच चोला रूलर बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर। तो राजराज फर्स्ट के द्वारा आपके बृहदेश्वर टेम्पल की जो है स्थापना की गई थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, राजराज चोला फर्स्ट। ठीक, देखिए इसकी जो स्थापना है वो तमिलनाडु के अंदर की गई थी, थंजावुर में। ठीक है, हिंदू टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को संबंधित है, मतलब उनको समर्पित है। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल्स इन साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। 1003 से लेके 1010 AD के बीच में इसको बनाया गया था राजराज चोला फर्स्ट के द्वारा। द्रविड़ स्टाइल का है क्योंकि साउथ इंडिया में है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है साथ में। इसके साथ ही इसको दक्षिण मेरू भी कहा जाता है। क्लियर, यहाँ पे कुछ लिस्टिंग हमारे पास होनी चाहिए, शायद इस क्वेश्चन के बाद में वो होगी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स वाज बिल्ट बाय राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो किसके द्वारा इसको बनाया गया था? करेक्ट आंसर है कैलाश टेम्पल। ठीक, कैलाश टेम्पल को राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया था, ये आपका सही आंसर है। कृष्ण फर्स्ट जो थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ये किंग थे, फेमस किंग थे, और इन्होंने कैलाश टेम्पल की स्थापना करी थी एलोरा गुफाओं के अंदर। दंती दुर्ग में आप देखोगे तो दंती दुर्ग को देखोगे तो ये फाउंडर थे आपके राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। राष्ट्रकूट डायनेस्टी इसने 6 से लेकर 10 सेंचुरी के बीच में लार्जर पार्ट पर इन्हें सब कॉन्टिनेंट के जो एरिया था उस पर शासन किया अपना। यहाँ पे कुछ ये एक तरह से लिस्टिंग मैंने लगा दी है, जैसे ये डायनेस्टी है, कैपिटल है, मोस्ट फेमस रूलर है, फेमस बिल्डिंग।
प्रतिहार डायनेस्टी के की जो कैपिटल थी वो थी कन्नौज। फेमस रूलर थे नागभट्ट। फेमस बिल्डिंग थी बटेश्वर टेम्पल। ठीक। चालुक्य डायनेस्टी, इसकी कैपिटल थी बादामी। फेमस रूलर थे पुलकेशिन द्वितीय और फेमस बिल्डिंग थी विरूपाक्ष टेम्पल देवराय सेकंड के टाइम में। राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये मालखेड़ इनकी राजधानी थी। दंती दुर्ग यहाँ के फेमस रूलर हैं। इन्होंने कैलाश टेम्पल की स्थापना करी थी एलोरा में। भगवान कृष्ण को ये समर्पित है। चोला डायनेस्टी की बात करते हैं तो त्रिची या फिर उरैयूर यहाँ की कैपिटल है। राज चोल फर्स्ट यहाँ के फेमस रूलर थे। और बृहदेश्वर टेम्पल राज चोला फर्स्ट इन्होंने इनके द्वारा यहाँ पे बनाया गया था बृहदेश्वर टेम्पल को। पाल डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं तो मुंगेर इसकी कैपिटल थी। धर्मपाल इसके फेमस राजा थे और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाल जी के द्वारा की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से भारत के तोते के रूप में जाना जाता है, यानी कि पैरट ऑफ इंडिया। तो ये थे आपके अमीर खुसरो। सी आपका करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो। इनको हम लोग तूतिए हिंद के रूप में जानते हैं। रियल नेम था इनका अबुल हसन अमीर खुसरो। जन्म हुआ था पटियाली यूपी के अंदर और इनको प्रोटेक्शन प्राप्त था दिल्ली सल्तनत के राजाओं का। बलबन से लेकर गयासुद्दीन तक इन्होंने एक तरह से प्रोटेक्शन में रहे हैं ये लोग इन राजाओं के। और इनके डिसिबल जो थे फेमस वो थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। और खुसरो समटाइम्स इनको बोला जाता है, रेफर किया जाता है वॉइस ऑफ इंडिया, फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर, साथ में फादर ऑफ कव्वाली। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक कौन थे। करेक्ट आंसर आपके पास मिलिट्री ऑफिसर्स। तो अमर नायक जो होते थे वो मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे। बी आपका सही आंसर है। अमर नायक के बारे में बताया गया है, मिलिट्री कमांडर थे ये विजयनगर साम्राज्य के अंदर। ठीक है। देवर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय राजा। तो स्पेसिफिक एरिया दे दिया जाता था इनको। ये वहाँ से पीजेंट से, ट्रेडर से, जो क्राफ्ट पसंद थे उनसे टैक्स वसूलने का काम करते थे और राजा को समर्पित करते थे। इनके पास हाथियों और घोड़ों की सेना हुआ करती थी। कुल मिलाकर के आपको मैं हिस्ट्री वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, पर थोड़ा सा थियोरेटिकल नहीं जाएंगे और फैक्ट पे रहते हैं। साथ ही आप ध्यान रख सकते हो वहाँ पे जो लैंड हुआ करती थी, ज़मीन होती थी, उसको अमरम बोला जाता था। विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें और याद रखनी है। हरिहर और बुक्का ने इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। हम्पी तुंगभद्रा नदी भाषा थी यहाँ की तेलुगु। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी। हरिहर और बुक्का जो थे ये वारंगल में जो काकतीय शासक थे, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव, उनके सामंत थे जिन्होंने वहाँ से हट करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। बुक्का फर्स्ट की जो उपाधि है फेमस वो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। हरिहर माफ़ करें, बुक्का और हरिहर था ना, हाँ, हरिहर जो थे उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि हासिल करी थी। इटली का यात्री था आपका निकोलो कॉन्टी। वो देवराय फर्स्ट के टाइम पर आया था, जो कि विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित हैं। देवराय फर्स्ट ने ही हरिद्रा नदी पर एक बांध भी बनवाया था। मोस्ट पावरफुल किंग थे आपके विजयनगर साम्राज्य के देवराय सेकंड, जिनको इमाड़ी देवराय ही बोला जाता था और साथ में जग बेटकर भी बोला जाता था, यानी कि हाथियों का शिकार करने वाला। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक को भी देखोगे तो वो भी विजयनगर साम्राज्य में ही आते हैं देवराय सेकंड के टाइम पर। देवराय सेकंड ने ही संस्कृत ग्रंथ महानाटक जो है आपके सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र, उस पर भाष्य लिखने का काम भी किया है। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ के किंग थे जिनका नाम था मल्लिकार्जुन, जिनको प्रौढ़ देवराय भी बोला जाता है। ये कुछ फैक्ट हैं जो मुझे रिकॉल हो रहे हैं, मैं बताता जा रहा हूँ आपको। इसके अलावा एक दो चीज़ आपके यहाँ पे 3 टर्म हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। जैसे ये ना कुछ भूमि हुआ करती थी जो गिफ्ट में दी जाती थी राजा के द्वारा। जैसे उम्बली था एक, उम्बली ये ग्राम में विशेष सेवा के लिए दिया जाता था। लगान मुक्त भूमि होती थी, गांव के लोगों को दी जाती थी। एक थी आपकी रत्त कोड़गे, ये युद्ध में शौर्य प्रदर्शन करने वाले जो सैनिक हुआ करते थे उनको दी जाती थी, उनके परिवार के लोगों को दी जाती थी और उस पर टैक्स नहीं लगता था। एक है आपकी कुटग्गी, ठीक है, तो कुटग्गी जो है ये ब्राह्मणों को और मंदिरों को दी जाती थी जिस पर वो स्वयं कृषि कर सकते थे। तो 3 तरह की भूमियों का वर्णन किया गया है एनसीईआरटी में, जैसे उम्बली, रत्तकोड़ी और कुटग्गी, तीनों के बारे में मैंने बता दिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके जो कि संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द फ्रेंच जूलर who traveled to India at least 6 times during the मुगल पीरियड। तो ये जो फ्रांस थी जौहरी है, इसका नाम है जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर यानी कि डी, और ये यूपीएससी के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डी आपका सही आंसर है, जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। इतना याद रखोगे तो काम चल जाएगा। फ्रेंच जूलर था, मुगल पीरियड में आया था और हीरो से ये व्यापार किया करता था, उनका बहुत बड़ा जौहरी था। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, विच मुगल प्रिंस ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू पर्शियन इन 1657। तो ये बंदा था आपका दारा शिकोह।
ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा बंदा था, मेरे ख्याल से मुगल टाइम के पीरियड में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में अगर टॉप पे किसी का नाम आएगा तो दारा शिकोह का था। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। दारा शिकोह ने लगभग 50 उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया था संस्कृत से फारसी भाषा के अंदर, यानी कि पर्शियन में। ज़्यादातर जो उसके ट्रांसलेशन हुआ करते थे उनको सिर अकबर के रूप में जाना जाता था। दारा शिकोह के देखोगे तो ये सबसे बड़े पुत्र थे आपके शाहजहाँ के। ठीक है, और कुल मिलाकर के उसने एक कॉमन मिस्टिकल लैंग्वेज बनाने की और एक ब्रिज बनाने के रूप में काम किया था, ताकि इस्लाम और हिंदुज़्म के बीच में जो कॉन्फ्लिक्शन है उसको कम किया जा सके। ठीक है, इसमें हेल्प कर ली थी उसने बनारस के जो बुद्धिजीवी थे उनकी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है जो कि हमेशा पेपर में पूछी जाती हैं। रामायण और आपका सिंहासन बत्ती सिंह, इसको ट्रांसलेट करने का काम किया गया है मुल्ला अब्दुल कादिर के द्वारा। ठीक है, बदायूनिस को उसको कहते हैं, और इसने फारसी में इसको ट्रांसलेट किया था। पंचतंत्र को देखोगे तो इसको ट्रांसलेट करने का काम किया गया था फैजी के द्वारा। राज तरंगनी, इसको ट्रांसलेट किया गया था मौलाना शाह मोहम्मद शहाबदी के द्वारा। ठीक है, अबुल फजल, इसने आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना करी है। नेक्स्ट हमारे पास पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो करेक्ट आंसर है 570 एडी में इनका जन्म वर्ष जो है वो हमारे को ग्रंथों के रूप में देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे मेंशन किया गया है। मक्का सिटी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, होली प्रोफेट के रूप में इनको जानते हैं, और मृत्यु का टाइम बताया गया है 632 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड हिंदू एज रेफर टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो हर कोई जानता है अरबों के द्वारा हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। जो हमारी फेमस रिवर है सिंधु नदी, ठीक है, उसके नाम पे ही हमारा नाम हिंदू पड़ा, क्योंकि वो बेचारे स नहीं बोल पाते थे, वो स को हा प्रोनाउंशिएट करते थे, तो सिंधु से बन गया हिंदू, ऐसा बताया जाता है। इसके अलावा ऋग्वेद में भी डिफाइन किया गया है सिंधु नदी को, जिसको सप्त सिंधु के रूप में जाना जाता है। ठीक, भारत तो हमारा नाम पहले से है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू चचनामा व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ इंडस कंट्री इन 6th and 7th सेंचुरी? तो इसको हम लोग अरोड़ के रूप में जानते थे। ठीक है, सिंधु देश की राजधानी जो हुआ करती थी वो अरोड़ हुआ करती थी, यानी कि भारत की राजधानी इसको कह सकते हो आप, अरोड़। यहाँ पे देखिए चचनामा, स्टोरी ऑफ चच, ये वन ऑफ द मेन हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं हिस्ट्री को जानने के लिए। सिंध के अंदर इसको प्राप्त किया गया था 7वीं से 8वीं शताब्दी में, इसको लिखा गया था पर्शियंस के द्वारा, जो कि वहाँ की एक्चुअल जानकारी की हमारे को प्रदान करती है। इसका जो नाम लिया गया है ये राजा चच जो हैं उनके नाम पे लिया गया था, वो सिंध के शासक थे, और उनके जो पुत्र थे सक्सेसर के रूप में सामने आए थे, उनका नाम है दाहिर चच। ठीक, चच दाहिर भी बोल सकते हो, और उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम के अगेंस्ट में उसके इन्वेजन को रोकने का कार्य किया था, जो कि आक्रमण किया गया था मोहम्मद बिन कासिम का 7वीं शताब्दी में 712 में। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वही होगा, मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा इन जस्ट कपल ऑफ मिनट्स। जो आपके टैक्स स्टेट्स हैं उसमें अरोड़ को बताया गया है कि वो इंडस यानी कि सिंध की कैपिटल हुआ करती थी 6ठी से 7वीं शताब्दी की टाइम ड्यूरेशन के बीच में। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया अकर्ड इन द ईयर? तो करेक्ट आंसर आपके पास डी, मैंने अभी बताया था आपको, उसका सही आंसर है 712 एडी में पहला मुस्लिम आक्रमण हमें देखने के लिए मिलता है सिंध एरिया के अंदर, जहाँ पे रूल किया जा रहा था उस समय दाहिर चच के द्वारा। ठीक है, 712 एडी, तो डी आपका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए पूरी जानकारी दी गई है जो मैंने अभी आपको बताया। मोहम्मद कासिम के द्वारा जो राजा दाहिर थे उनको हरा दिया गया था, जिनकी कैपिटल थी उस टाइम पर कराची। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारी वही चीज़ें हैं। इन्वेजन बताया गया है जो आपके 711 में नहीं था, आपका 712 एडी था हरीश चंद्र के द्वारा। यहाँ पे वीडी महाजन बताते हैं 711 एडी और हरीश चंद्र बताते हैं 712 एडी, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्शन है, दोनों ही बड़े हिस्टोरियन हैं, लेकिन 712 एडी को ज़्यादा जेन्युइन माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मोहम्मद बिन कासिम वॉज ए, तो ये क्या था? ये एक आपका अरब का यात्री था, अरब का इन्वेजर था जिसने यहाँ पे आक्रमण किया था। देखिए मोहम्मद बिन कासिम अरब रूलर था, ये इसका जन्म हुआ था 695 एडी में। ओके, तो ध्यान रखना 17 साल की उम्र में ही उसको यहाँ पे एक तरह से सिंध पे उसकी आर्मी जो भेजी गई थी, यहाँ के राजा थे, इराक के राजा थे ये अल हज्जाज, इनके द्वारा भेजा गया था यहाँ की आर्मी को लीड करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गजनवी वंश का संस्थापक था? इस क्वेश्चन में ना बहुत थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन आज को दूर कर लेना। करेक्ट आंसर है आपके पास अलप्तगीन, ये आपका सही आंसर है। देखिए मैं जब बात कर रहा हूँ ना इसकी, गजनवी वंश के संस्थापक कौन थे, तो अलप्तगीन थे, लेकिन गजनवी डायनेस्टी की शुरुआत जब आप बात करते हो ना, तो उस समय आपको नाम याद रखना है सुबुक्तगीन का। ठीक है, गजनवी वंश के जो संस्थापक थे वो थे अलप्तगीन, उनका पुत्र था सुबुक्तगीन जिसने गजनी डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। तो दोनों के बीच में यहाँ पे जो कन्फ्यूजन था वो अब समाप्त हो गया होगा।
ठीक है। दिस डायनेस्टी हैड पर्शियन एंड तुर्किक ममलूक ओरिजिन, तो दोनों की ही ये मिली जुली सरकार थी यहाँ पे। ये 977 AD से लेके 1186 के बीच में दोनों ने मिलकर के यहाँ पे शासन किया था। ईरान, अफगानिस्तान और ज़्यादातर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया सब कॉन्टिनेंट का जो एरिया है वहाँ पे ये लोग शासन किया करते थे। सुबुक्तगीन, ठीक, ये इसका जो नाम है, ये वाला पॉइंट देख रहे हैं हम लोग। सुबुक्तगीन, इसके फादर थे, ये फादर था मोहम्मद गजनी का। ठीक, मोहम्मद गजनी के बारे में आप देखिए, गजनी डायनेस्टी के अंदर तीसरा रूलर था आपका मोहम्मद गजनी, जिसने भारत पर आक्रमण किया था 998 AD के अंदर। इसकी उपाधि एक है, बहुत फेमस है, बहुत पहले CHSL एग्जाम में किस में शायद पूछी गई थी। उपाधि थी इसकी यामिन उद दौला की और यामिन अल मिल्लाह की। ठीक है, ये दोनों उपाधियाँ थी। पहला आक्रमण इसने किया अपने टाइम पीरियड में 1000 ईस्वी के अंदर, और सुल्तान की उपाधि ली थी इसने उसमें। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी, ये कुछ फेमस पोएट थे जो इनके कोर्ट में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ मोहम्मद ऑफ गजनी। मोहम्मद गजनी जो था उसके जो दरबारी इतिहासकार थे उनमें कौन कौन शामिल है, तो जैसे मैंने बताया आपको, उतबी और फिरदौसी ये दोनों ही शामिल थे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी एंड सी बोथ, यहाँ पे सिर्फ बी मेंशन है, आप दोनों को याद रखिएगा। फिरदौसी जो है ये कोर्ट पोएट था आपका मोहम्मद गजनी का। पूरा नाम है इसका अबुल कासिम, अबुल कासिम फिरदौसी तुसी, ऐसा कुछ ये हंसने वाला नाम है, हंस सकते हो आप लोग। ही इज़ द ऑथर ऑफ लॉन्ग एपिक पोएम शाहनामा, की रचना जो है इसी के द्वारा की गई थी। फिरदौसी को कंसिडर किया जाता था मोस्ट सेलिब्रेटेड पोएट के रूप में पर्शियन लिटरेचर के। ठीक है, और दहकांस यहाँ पे क्लास हुआ करती थी। ठीक है, क्लास हर एरिया हर टाइम में क्लास रही हैं यहाँ पे, मतलब ये उच्च क्लास का कुछ होगा यहाँ पर, हाई क्लास के जो लोग होते थे उनमें दहकांस उसके अंदर ये आता था। अमीर खुसरो देखते हैं तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट के पोएट हुआ करते थे। अलबरूनी भी आपका मोहम्मद गजनी का ही कोर्ट पोएट था, जैसे मैंने अभी आपको बताया। साथ में फिरदौसी, उतबी, फारूकी, इनके नाम भी याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनी के साथ जो भारत आया था वो था आपका अलबरूनी। ठीक, भी आपका सही आंसर है। अलबरूनी की जो मेन किताब है वो है किताब उल हिंद, जो कि सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जानकारी देती है भारत के इतिहास के बारे में। और अलबरूनी ही था जिसने सबसे पहले स्टडी की थी पुराणों की। ठीक, पुराणों का अध्ययन किया गया था अलबरूनी के द्वारा। अच्छा बताओ कितने पुराण हैं हमारे पास टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इशूड सिल्वर कॉइन्स विद संस्कृत लेजेंड ऑन वन साइड। तो संस्कृत का जो इस्तेमाल करने वाला पहला शासक है देखने के लिए मिलता है वो था मोहम्मद गजनी। भी आपका करेक्ट आंसर है। ये पूरी यहाँ पे जानकारी दी गई है। बेसिक सी वही चीज़ें, एक तरफ अरबी में लिखवाया था, दूसरी तरफ संस्कृत का उसने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया कॉन्क्वर्ड नॉर्थ इंडिया इन 1192। ठीक, आंसर आपके पास शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो गौरी की बात हुई है। गौरी के 3 युद्ध हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। जैसे कि 1175 की बात करोगे तो 1175 में भारत के विरुद्ध पहला आक्रमण किया गया था मुल्तान के अगेंस्ट में मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट किया था उसने पाटन में, पहली बार जीत करके वापस चला गया था। फिर दूसरी बार आया, उसने पाटन पे हमला किया गुजरात के अंदर 1178 में, और भीम सेकंड ने उसको हरा दिया था। नेक्स्ट आप देखोगे डेथ हो गई इसकी 1206 में, लेकिन 1206 से पहले भी तो कुछ टाइम पीरियड है ना, जैसे 1191, 1192, 1194, ये तीनों ईयर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें चौहान साहब जो थे वो जीत गए थे। ठीक है, चौहान का सेनापति कौन था ये सवाल पूछा गया है, उसका सेनापति था स्कंद। दूसरा युद्ध होता है आपका तराइन का सेकंड युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसके बाद गौरी के जो दोनों युद्ध थे उसमें गौरी जीता। तो 1192 में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कर दी। ठीक है, उसको मतलब मृत्युदंड दे दिया था, ऑन स्पॉट मार ही दिया था। चंदावर का युद्ध जो था वो 1194 में हुआ था गौरी और जयचंद के बीच में। इसमें भी गौरी की विजय हो गई थी। तो 1192 में गौरी हारा, लेकिन 1192 में जीता और 94 में जीता। 91 वाला गौरी जो है वो हार गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। करेक्ट आंसर है सी, बैटल ऑफ चंदावर। मैंने अभी आपको बताया 1194 में हुआ था, इसमें गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। सी इज़ द राइट आंसर। बेसिक सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। बैटल ऑफ फोर्ट इंडिया चंदावर में लड़ी गई थी, जो कि हाल ही में मॉडर्न फिरोजाबाद का जो एरिया है चूड़ियों के लिए फेमस है, वहाँ पे ये युद्ध लड़ा गया था यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की छवि देखने के लिए मिलती है। तो आपके मोहम्मद गौरी के ही जो सिक्के थे उनमें देवी लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी की जो छवि एक तरफ है वो देखने के लिए मिलती है।
ठीक है। और इसको देखोगे, एक तरफ उसने कलमा लिखवाया था अरबी में और दूसरी तरफ गॉडेस लक्ष्मी के जो है एक तरह से उनको इनक्रिप्ट करवाया था सिक्के के ऊपर। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वंश है, उस टाइम का डायनेस्टी है। इसको देखिए, मोहम्मद गौरी ने जब सब कुछ जीत लिया, जयचंद को हरा दिया, तो उसने अपने फेमस राइट हैंड गुलाम को सारी सत्ता सौंप दी और वापस चला गया। इसके बाद यहाँ से गुलाम वंश की स्थापना शुरू होती है 1206 में और वो समाप्त होती है 1290 में। इसके बीच में क्या क्या हुआ इसको स्टोरी के रूप में समझ लो। पहले देखो, डी आपका करेक्ट आंसर है। ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस वंश की स्थापना होती है। टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन है। इट वाज द फर्स्ट डायनेस्टी रूल एज दिल्ली सल्तनत। ये जो डायनेस्टी है इसकी जो इसका एंड होता है वो फिरोज खिलजी के द्वारा होता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना करी। ठीक है। और ये जो डायनेस्टी है इसके सक्सीडेड थे खिलजी, वही सारी चीज़ें। अब देखिए गुलाम वंश के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, लाख बख्श के रूप में भी हम लोग किसको जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को जानते हैं। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कुतुब मीनार की सिर्फ पहली मंजिल का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी चौगान खेलते हुए, लेकिन इसको दफनाया गया था दिल्ली में नहीं, लाहौर में। इसका उत्तराधिकारी हुआ आपका आराम शाह, जो दूसरे नंबर का था। लेकिन आराम शाह कोई ज़्यादा खास अच्छा लीडर नहीं था, उसकी जगह सक्सेसर के रूप में आया आपके इल्तुतमिश। ठीक है, जो कि तीसरा शासक था यहाँ पे। 1211 में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये पॉइंट क्लियर है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ऐबक की मृत्यु हुई थी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, तो आपका जो इल्तुतमिश था वो क्या कर रहा था? ध्यान रखना, वो बदायूं का गवर्नर था उस टाइम पर। ठीक है, कहाँ का गवर्नर था? बदायूं का गवर्नर था। कुतुब मीनार की 4 मंजिलों का निर्माण करवाया था आपके ये इल्तुतमिश ने, लेकिन चौथी मंजिल फिर से टूट गई, यहाँ पे बिजली गिर गई थी। उसके बाद फिरोज तुगलक जो आए थे इनके शासक के टाइम में, इनके जो बाद के थे ये, इन्होंने इसमें 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा आप देख सकते हो, सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली की शुरुआत करी इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया इल्तुतमिश ने, जिनको तुर्कान चहलगामी बोला जाता था, जिसकी समाप्ति करी थी बलबन ने। सबसे पहले आप देखोगे तो दिल्ली के अमीरों का दमन भी किया था इल्तुतमिश ने। इसके बाद मुस्लिम साम्राज्य की पहली मुस्लिम महिला शासक के रूप में सामने आई रजिया। ठीक है, रजिया सुल्तान, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, और फिर आता है आपका बलबन। और इस तरह से समाप्त हो जाती है आपकी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की डायनेस्टी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो करेक्ट आंसर है आपके पास इल्तुतमिश। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, मैंने भी सारी चीज़ यहाँ पे बता दी हैं आपको। अगला क्वेश्चन है, गुलामों का गुलाम किसको बोलते थे? डी आपका करेक्ट आंसर है। क्यों बोलते थे? क्योंकि इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सक्सेसर के रूप में इसकी जो डायनेस्टी थी इसको आगे बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक बनी थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अपने पिता इल्तुतमिश की जो संपत्ति थी, जो सत्ता थी, उसको ये आगे लेकर के गई थी, लेकिन इनको हटा दिया गया था कि एक फीमेल हम पे कैसे राज कर सकती है। यही सोच थी। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको इतना ही क्रक्स देखने के लिए मिलेगा कि फीमेल थी इसलिए हटवाया गया। अगला क्वेश्चन है, चंगेज़ खान का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था ये तैमुचीन। सी इसका सही आंसर है। ठीक है, मंगोल का यात्री था, यहाँ पर आया था, यात्री नहीं था, बहुत बड़ा इन्वेडर था। और मंगोल में इसकी बहुत बड़ी ना एक घोड़े के ऊपर बैठे हुए इमेज बनी हुई है। इमेज नहीं है, एक तरह से पुतला है, वो काफ़ी शानदार है, देखने में लगता है। तो ओरिजिनल नेम था इसका गेंगीज खान का तैमुचीन। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच दिल्ली सल्तनत एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन? तो रक्त और लौह की नीति अपनाई थी आपके बलबन ने। बलबन के बारे में देखोगे तो 1266 में ये गद्दी पर बैठा था। गुलाम वंश का ही ये एक तरह से राजा था। मंगोलों के आक्रमण से इसने बचाया था। सिरी नामक नया शहर बनाया था। सिजदा और पाबोस की शुरुआत इसने करी थी। नवरोज उत्सव को मनाने का कार्य इसने किया था। नसरुद्दीन के द्वारा बलबन को उलूग खान की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, उलूग खान किसको बोला जाता है? आपके बलबन को बोला जाता है। इसने दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे इनके कोर्ट पोएट को, इनके यहाँ पे पोएट हैं, उनको कोर्ट में जगह दी थी। ठीक है, और लास्ट एम्परर था इसके बाद शमसुद्दीन कैमूर्स। और यहाँ पे समाप्त हो जाता है 1290 में आपके गुलाम वंश का एक तरह से एंड हो जाता है 1290 में। ठीक है, ये सारी जानकारी यहाँ पे दे दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन अज्यूम द ग्रैंड टाइटल? तो उसने कौन सी उपाधि ली थी, ग्रहण करी थी? तो उसने ली थी जिले इलाही की उपाधि। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए,
आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर, बलबन ने जिले इलाही की उपाधि जो है हासिल कर ली थी। गियासुद्दीन बलबन वॉज द 9th सुल्तान ऑफ द ममलूक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली। क्लियर। अगला क्वेश्चन है विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड। तो सबसे छोटा पीरियड जो है वो किसका था, तो वो था आपका खलजी वंश का। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसको हम लोग जानते हैं। सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी, इन्होंने 1206 से लगभग 1290 के बीच में यहाँ पे शासन किया था। खलजी वंश की बात करते हैं तो इन्होंने सिर्फ 30 साल तक शासन किया, 1290 से 1320 के बीच में। तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं तो 1320 से लेकर के 1412, कितना लंबा साल, यानी कि लगभग आपके 92 साल इन्होंने यहाँ पे शासन किया। ठीक है। सैयद डायनेस्टी ये 1414 से 1450 के बीच में थी। ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक पूछा था, मैं सारे बाकी आपको कवर करवा रहा हूँ। लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1451 से 1556 माफ़ करें, इसका ये टाइम पीरियड है। इस बीच में इन्होंने लोधी वंश की स्थापना हमें देखने के लिए मिलती है, स्थापना और अंत देखने के लिए मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा सुल्तान एक नया धर्म शुरू करना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इस कदम का विरोध किया था। तो नए धर्म की शुरुआत करना चाहता था आपका अलाउद्दीन। ठीक है, पर उसका जो दोस्त था कोतवाल था वो अल्लाह उल मुल्क, इसकी ये उपाधि थी, उसने इसको मना लिया कि भाई एक अलग धर्म मत बनाओ, बिना बात के क्या करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसकी वजह से उसने इस आइडिया को त्याग दिया। उसने टाइटल लिया था सिकंदर सानी का। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट का ये एक तरह से टाइटल था, उसने अपने आप को लिया था और अपने आप की ही उसने फ़ोटो लगवाई थी सिक्कों के ऊपर। अलाउद्दीन काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस एम्परर था, जिसको हम लोग देखने के मिलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या काम किए थे। उस 1296 में वो मतलब अपनी गद्दी पे बैठा था। दिल्ली सल्तनत इसलिए कह रहा हूँ कि गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना देखने के लिए मिलती है 1290 से 1320 के बीच में। और उससे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को अपनी गद्दी से वो हटवाता है मार करके। ठीक है, फिर बैठता है खुद 1296 में। नकद वेतन की बात करते हैं तो वो उसकी शुरुआत करी है अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत करी थी खिलजी ने। स्थायी सेना सैनिकों का हुलिया लिखता था। भू राजस्व की दर थी 1/2। लूट का धन जिसको खम्स बोला जाता था, खम्स, उसका जो हिस्सा था 1/4 हुआ करता था, जिसको बढ़ा करके उसने कर दिया था 3/4। इसके अलावा मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत भी इसी ने करी थी। ठीक है, और उसकी सफलता के लिए ध्यान रखना मुहस्सिब और नाजिर जैसे जो कुछ अधिकारी हुआ करते थे उनकी भी एक तरह से इस पद का निर्माण किया था उसने। जमयत खाना मस्जिद ध्यान रखना। अलाई दरवाज़ा जिसको इस्लामी वास्तुकला का रत्न बोलते हैं। सिरी का किला, 1000 खम्बा महल बनाने का जो श्रेय है वो आपके अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। दैवीय अधिकार को मान्यता भी इसी ने दी थी। ठीक है, और सिकंदर सानी की उपाधि इसने हासिल करी थी, खुद ली थी अपने लिए। अलाउद्दीन की व्यापक जानकारी की जो आर्थिक जानकारी है उसके बारे में जानकारी हमें तारीख़ फिरोज शाही जो कि जियाउद्दीन बर्नी की कृति है उसमें देखने के लिए मिलती है। चराई कर हो गया, गढ़ी कर हो गया, मंगोलों के जो 6 आक्रमण हुए उनसे बचाया इसने। 1316 में फिर इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर ख़त्म हो जाता है आगे जाके जन्म जिसका जो ये वंश है। मुबारक खिलजी है, खुसरो खां हैं, इस तरह के। और फिर इसके बाद जो आपका डायनेस्टी आती है वो है तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हुज आर्मी वॉज डिफीटेड बाय द आर्मी ऑफ काकतीय रूलर्स इन 303 एट वारंगल। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्मी थी उसको हरा दिया था काकतीय राजाओं ने। ठीक है, इसका सही आंसर है, यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। काकतीय किंग थे प्रताप रुद्र सेकंड, जिन्होंने अपनी एक मजबूत सेना के थ्रू अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर इज द फेमस विजय विठल टेम्पल हैविंग इट्स 56 कार्व्ड पिलर एमिटिंग म्यूजिकल नोटेड लोकेटेड। तो आप लोगों ने ज़रूर इंस्टाग्राम पे इस मंदिर को देखा होगा। हम्पी में कर्नाटक के अंदर ये मंदिर है, जिसके खंभों में एक तरह से वो अलग ही टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने किस तरह से बनाया, वहाँ से आपके जो म्यूजिकल नोट्स हैं उनकी आवाज़ आती है उनके अंदर से। ठीक, सी इज़ द राइट आंसर। विठल टेम्पल है, इसको बनाया गया था तुलु डायनेस्टी के कृष्णदेव राय के द्वारा, जिनका टाइम पीरियड है आपका 1509 से 29 ईडी तक, या 1529 ईडी है, ये सिर्फ 29 ईडी मत समझिएगा, 1509 से 1529 ईडी। क्लियर। अगला पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो फीचर है विठल टेम्पल का वो वही है, म्यूजिकल पिलर थे। जो टेम्पल है ये हम्पी के अंदर आता है। हम्पी वॉज अ एंशिएंट कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर के बारे में हम लोग पीछे सब कुछ देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, विच सुल्तान बिल्ट अलाई दरवाज़ा। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाज़ा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, 1311 में तुर्किश क्राफ्टमैन थे, उन्होंने इसको बनाने का काम किया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट टॉम कंस्ट्रक्टेड इन द इंडो इस्लामिक स्टाइल वॉज। तो वो कौन सा था, ये है आपका बलबन का टॉम जो था, बलबन टॉम। तो यहाँ पे देखिए, द टॉम ऑफ गियासुद्दीन बलबन इज़ लोकेटेड इन मेहरौली, नई दिल्ली के अंदर है ये। 1287 ईडी में बनाया गया था।
ठीक, ये जो टॉम है इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसको इस्लामिक और इंडो दोनों के मिक्सचर आर्किटेक्चर के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किस शासनकाल में किया गया था? किसके शासनकाल में किया गया था? तो कीर्ति स्तंभ बनाया गया था राणा कुंभा के टाइम में। यहाँ पे देखिए कीर्ति स्तंभ, ये चित्तौड़ के राजा थे राणा कुंभा, उनके टाइम में बनाया गया था। द पिलर इज यूनिक मॉन्यूमेंट ऑफ हिज अचीवमेंट, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय राणा कुंभा इन द मेमोरी ऑफ विक्ट्री ओवर महमूद खलजी। तो इसको हराया था उन्होंने, फिर उसके बाद कीर्ति स्तंभ की जो है चित्तौड़ में इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी की स्थापना किसके द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में की गई थी? तो अकबर के टाइम पर फतेहपुर सिकरी की जो स्थापना है वो की गई थी। देखिए फतेहपुर सिकरी टाउन, इसको बनाया गया था मुगल एम्परर अकबर के बारे में, उसने प्लान किया था इस सिटी के लिए और बनाया था अपनी कैपिटल। पर इस सिटी में पानी की कमी की वजह से उसने अपनी राजधानी से इसको हटा दिया था। फिर इसके बाद आप देखोगे तो लाहौर को उसने अपनी राजधानी बनाया अकबर ने। और फतेहपुर सिकरी की स्थापना की बात करते हैं तो 1571 से लेकर के 1585 के बीच में इसको बना दिया गया था। अकबर के बारे में और क्या जब्ती प्रणाली की शुरुआत जो है वो अकबर के द्वारा की गई थी, जो कि राजस्व प्राप्ति की शुरुआती स्तर था। ठीक है, दहसाला बंदोबस्त, ये राजा टोडरमल इसके यहाँ पे 9 रत्नों में से एक थे, उनके द्वारा शुरुआत की गई थी 1580। अकबर के टाइम में कुछ फेमस पेंटर भी थे जिनका नाम है अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। इन तीनों का नाम याद रखोगे तो हो जाएगा। संगीतकार के रूप में देखोगे तो आपको तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बावरा और हरिदास का नाम देखने के लिए मिलता है। अकबर का शिक्षक था, यानी कि उसका जो टीचर था वो था अब्दुल लतीफ़ ईरानी। बैरम खान का नाम हर कोई जानता ही है, वो शुरुआत में अकबर का संरक्षक था 1556 से 1560 के बीच में। लेकिन जो बैरम खान था उसको बदख्शां में उसकी मृत्यु हो गई थी और उसको खानी बाबा के रूप में भी हम जानते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 5 नवंबर 1556 को, वो 56 के अंदर हुई थी। अकबर और हेमू के बीच में बहुत फेमस लड़ाई है। 1562 में हरमदल की जो है एक तरह से शुरुआत करी थी, उसने मुक्त कर दिया था। शुरुआत क्या करी थी? मुक्त कर दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। काफ़ी फेमस युद्ध है ये तो। मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया था इसमें और आसफ खान ने किया था। वहीं महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खान सूर थे जो उनकी तरफ से लड़ने के लिए आए थे। और महाराणा प्रताप के हाथी का नाम जानते हो ना, क्या था? राम प्रसाद। दीन इलाही धर्म की शुरुआत भी किसने करी थी? अकबर ने करी थी। और बस इतना याद आ रहा है फिलहाल तो अकबर के बारे में। बहुत सारी चीज़ों की स्थापना करी थी यार उसने, पूरे भारत पे एक तरह से शासन कर लिया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फेमस ऑफ ऑथर किताबुल हिंद? तो अलबरूनी की ये कृति है और ऑथेंटिक जानकारी मिलती है इससे हमारे को भारत के उस टाइम के इतिहास की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस राव विजिटेड इंडिया इन द रीन ऑफ। तो ये आए थे आपके जहांगीर के टाइम में। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो, ये इन्होंने जहांगीर के टाइम में भारत आए थे, व्यापार करने के लिए बेचारे आए थे। फिर हमारे पर 200 साल तक शासन किया, 250 साल तक। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो चौथा एम्परर था मुगल डायनेस्टी का जहांगीर, जिसके टाइम में हमारे को ये दोनों ही अंग्रेज जानवर देखने के लिए मिलते हैं। कैप्टन हॉकिंस रिप्रेजेंटेड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने ट्रैवल किया था आगरा को 1609 में जहांगीर के टाइम में। सर थॉमस रो इन्होंने मीट किया था 1615 में, अलग अलग टाइम पीरियड में आए थे। सर थॉमस रो आए थे इंग्लैंड के किंग जेम्स के एम्बेसडर के रूप में। क्वेश्चन, द आर्ट ऑफ डेकोरेशन कॉल्ड पित्राद्युरा बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग हुज रीन। तो ये फेमस हो गई थी आपकी शाहजहाँ के टाइम में। ठीक है, यानी कि ये दीवारों पर इस तरह की आकृति बनाई जाने का जो काम है ये शुरू कर दिया था इन्होंने। अगला देखिए क्या है हमारे पास, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मीडिवल सूफी ट्रेडिशन द टर्म वाली मीन्ट। तो वली का शब्द, जो वली शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता था सेंट। ठीक है, द टर्म वली इन सूफी टर्मिनोलॉजी मीन सेंट, यानी कि एक बड़ा कोई जो संत होता था उसको बोलते थे वली। द सूफी डॉक्ट्रिन वाज बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ गॉड्स। ठीक, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सिलसिला, बहुत सारे सिलसिला थे ना, सोहरावर्दी सिलसिला था, दूसरा वाला सिलसिला भी था एक। सूफी डॉक्ट्रिन वाज ईगर टू हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड कल्चरल सिंथेसिस। तो दोनों को मिलाने का काम जो कर रहे थे ये सूफी सिलसिला के द्वारा किया जाता था। अगला है आपके पास, इन 19th century द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय। तो ये है आपका गुरु घासीदास के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, तो गुरु घासीदास ने आपके सतनामी आंदोलन की शुरुआत करी थी। यहाँ पे देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सतनामी ग्रुप वॉज फाउंडेड 1820 में इसकी खोजा गया था, छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है उसके अंदर। कुल मिलाकर के ये जो आंदोलन था सतनामी आंदोलन, इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म में जो कुछ कमियां थी उनको उजागर करना और एक नए पंथ की शुरुआत करना। अगला क्वेश्चन है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनवाया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा ही बनाया गया था। सी इसका सही आंसर है, बीबी का मकबरा
ये जो टॉम है इसकी लोकेशन है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। मुगल कह रहा हूँ मैं, आपका क्या था, ताजमहल की नकल के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, 1660 में औरंगजेब ने इसको बनवा दिया था, अपनी ही बीवी को समर्पित किया था। नेक्स्ट यहाँ पे होता है इस क्लास का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल गई होंगी। मिडिवल हिस्ट्री में बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको स्पेसिफिक दोबारा इसकी कोई क्लास चाहिए तो मैं उसको भी कवर कर सकता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट जो राजा थे उनके बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, मौखिक रूप से दी है। रिटर्न मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि हमारे पास अभी पेन टेप अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग लिखने के फॉर्म में भी आए और मैं आपको लिख करके चीज़ें बता पाऊँ, तो उससे थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट करें अच्छे से। थैंक यू।